Good morning, students and my dear friends. Today is 24th of April 2023, Monday. अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की न्यूज़ हेडलाइंस की पीडीएफ चाहिए तो आप इसे इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अदर इकोनॉमिक रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर डेली फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फुल पीडीएफ अपलोड होती है। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की एक सेपरेट नोटिफिकेशन भी डेली आती है। पूरा न्यूज़पेपर डाउनलोड करने के लिए यू कैन विजिट टू बिजनेस स्टैंडर्ड वेबसाइट और मिंट वेबसाइट। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज द मैन हु डज नॉट रीड द बुक्स हैज़ नो एडवांटेज ओवर द वंस हु कैन नॉट रीड दैम। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 10 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, कंपनीज मस्ट मेंटेन ऑडिट ट्रेल। तो अकाउंटिंग रेगुलेशन में एक सिग्निफिकेंट चेंज अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने बोला है कंपनीज को कि इस फाइनेंशियल ईयर के बाद से आपकी जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं आप उनको मेंटेन रखेंगे। देयर विल बी अनब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एडिट्स इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो ऑडिट ट्रेल फीचर है उसको डिसेबल नहीं करना है अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इस फाइनेंशियल ईयर के बाद। ऐसा चेंज लाया है अकाउंटिंग रेगुलेशन में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने। हालांकि ये जो फीचर है या ये जो रेगुलेशन चेंज है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने 2021 में भी अनाउंस किया था, बट लेटर ऑन कंपनीज ने 2 साल या 3 साल के लिए टाइम मांगा था कि हमें एटलीस्ट 2 से 3 साल का टाइम दिए ताकि हम इस अकाउंटिंग फीचर के लिए अपने सॉफ्टवेयर के, अपनी कंपनीज की रिपोर्ट्स को और अपनी कंपनी के जो अदर सिस्टम है उनको प्रिपेयर कर सकें, इस रूल को कंप्लाई कर सकें। तो 2 से 3 साल का टाइम मांगा था कंपनीज ने और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने 2021 में इस रेगुलेशन को पोस्टपोन कर दिया था और कंपनीज को 2 साल का टाइम दिया था। जो 2 साल का टाइम था वो खत्म हो गया 2023 में और इसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने क्लियर कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि अब इस फाइनेंशियल ईयर के बाद से कंपनीज को अपने ऑडिट ट्रेल फीचर को मेंटेन रखना है। इट मींस दे हैव टू मेंटेन द अनब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल देयर एडिट्स इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो गवर्नमेंट फिलहाल के लिए अब इस 2 साल के टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने के मूड में नहीं है और कंपनीज अकाउंट अमेंडमेंट रूल 2021 जो कि 2 बार ऑलरेडी मॉडिफाई किया जा चुका है कंपनीज को 2 साल का टाइम देने के लिए। कंपनीज को 2 साल का टाइम दिया गया ताकि वो प्रिपरेशन कर लें अपने सिस्टम की, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की और इस रूल को कंप्लाई करें। सो आफ्टर दिस proposed change, now companies have to maintain their audit trail feature. It means all the companies record means all the transaction in the accounting software used and capture the edit log of all changes along with the date of change has to be maintained. It means continuity maintain रखनी, कोई भी रिकॉर्ड अनब्रोकन नहीं होना चाहिए और जितने भी ट्रांजेक्शन का जो ऑडिट ट्रेल है वो भी हर फाइनेंशियल ईयर का सेव करना पड़ेगा कंपनीज को। सो लेट अस सी क्या कंपनीज अभी फिलहाल के लिए और एक्सटेंशन मांगती है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने क्लियर कर दिया दैट दे आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज दिस एक्सटेंशन पीरियड नाउ। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। रिजर्वॉयर्स लेवल नॉट अलार्मिंग, जल जीवन ऑन ट्रैक। तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिया में जो मेजर रिजर्वॉयर्स थे, किस चीज़ के रिजर्वॉयर्स थे, वाटर के जो रिजर्वॉयर्स हैं उनका लेवल पिछले साल के कंपैरिजन में स्लिप डाउन हुआ है। इट मीन्स जो हमारे इंपॉर्टेंट मेजर रिजर्वॉयर्स हैं वाटर के, उनमें वाटर का जो अमाउंट है वो कम हुआ है, जो वाटर है वो डिप्लीट हुआ है एज पर द यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर। लेकिन अभी अगर हम अलार्म की बात करें या इस पर्टिकुलर स्लिप की बात करें तो ये इतना डिक्लाइन नहीं हुआ है कि ये कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो। अभी भी इन रिजर्वॉयर्स में 10 साल के एवरेज से ज़्यादा जो है वो वाटर अवेलेबल है। तो अनइंटरप्टेड इरिगेशन जो है वो आगे आने वाले मंथ में फार्मर्स को मिलेगा। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में रिजर्वॉयर्स में जो वाटर का लेवल है वो डिक्लाइन हुआ है, बट इट इज़ नॉट एन अलार्मिंग सिचुएशन बिकॉज द वाटर लेवल आर स्टिल हायर देन द एवरेज ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। हालांकि रिसेंटली अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, वर्ल्ड लेवल पे बात करें, तो जो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, उन सब में रिजर्वॉयर जिस
का जो लेवल है, जो वाटर का लेवल हो जिस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, दैट्स अ अलार्मिंग सिचुएशन। और इसको लेकर के मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस भी, गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी अवेयरनेस कैंपेन और प्रोग्राम कर रहे हैं कि वाटर को सेव किया जाए, अदरवाइज आगे आने वाले ईयर्स में, आगे आने वाले सालों में प्रोबेबली वाटर को लेकर के बहुत ज़्यादा स्कैसिटी डेवलप होगी। और इसीलिए इंडिया में जल जीवन मिशन भी लाया गया था। कई सारे जो वाटर रिजर्वर्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनको क्लीन रखने के लिए, उनमें जो पोल्यूशन का अमाउंट बढ़ रहा है उसको मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर सप्लाई मेंटेन करने के लिए ये मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी। सम स्टेट जो हैं वो ये डिमांड भी कर रहे हैं कि जो जल जीवन मिशन है उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए। हालांकि जो उसका टाइम पीरियड था 2024 तक था कि 2024 तक जल जीवन मिशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में रहेगा और उस तक जो भी टारगेट सेट किए गए थे स्टेट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो टारगेट्स अचीव करने थे। बट सम स्टेट्स आर डिमांडिंग फॉर द एक्सटेंशन, क्योंकि इस पर्टिकुलर मिशन के तहत बहुत सारे जो टारगेट सेट किए गए थे, रूरल हाउस होल्ड्स को वाटर कनेक्शन जो प्रोवाइड करने की बात कही गई थी, उसके लिए जो टारगेट सेट किए गए थे, उन सारे टारगेट्स को फिलहाल के लिए जो स्टेट्स गवर्नमेंट है वो अभी अचीव नहीं कर पाई हैं। और इसी को लेकर के, जिसकी वजह से जो स्टेट्स गवर्नमेंट है वो डिमांड कर रही है कि जो जल जीवन मिशन है उसका जो टारगेट 2024 के लिए सेट किया गया था उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाए। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम पॉलिटिकल फ्रंट की बात है तो 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है उसमें ये जो वाटर कनेक्शन है टू ऑल रूरल हाउस होल्ड जो कि प्रॉमिस किया गया था जल जीवन मिशन में, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली बीजेपी के लिए, कि अगर लोकसभा इलेक्शन 2024 के लोकसभा इलेक्शन तक अगर गवर्नमेंट ये टारगेट अचीव कर लेती है कि जितने रूरल हाउस होल्ड्स हैं उन सबको वाटर कनेक्शन दिया जाए उनके घर में, तो प्रोबेबली एक विनिंग सिचुएशन हो सकती है, एक विनिंग फैक्टर हो सकता है बीजेपी के लिए फॉर अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन। ये तो बात रही पॉलिटिकल फ्रंट की, लेकिन अगर अदर एस्पेक्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली रिजर्वॉयर्स जो हैं वो अपने प्रीवियस ईयर के वाटर लेवल से डिक्रीज हुए हैं एंड देयर इज अ challenge for farmers as well as for the government to provide the proper uninterrupted irrigation facilities for upcoming month। और जिस तरीके से समर और जिस तरह से हीट स्ट्रोक बढ़ रही, वाटर कंजप्शन भी आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर नीड, जो इंडिविजुअल कंजप्शन है, जो हाउस होल्ड कंजप्शन है, वो भी इंक्रीज करेगा। So as per our minister, the preparatory work to divert the excess water under the Indus Treaty to irrigate India's own land, which may require the investment of approximately 6,000 to 7,000 करोड़। तो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। फिलहाल के लिए 2024 के लिए जो जल जीवन मिशन में जो टारगेट सेट किया गया था, प्रोबेबली वो टारगेट अभी अचीव नहीं हो पाया। लेट अस सी गवर्नमेंट कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम करती है, चैलेंज को ओवरकम करती है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। IT फर्म्स में सी अ शार्प डिक्लाइन इन एट्रिशन रेट। अगर इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात है तो इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज में अदर चैलेंजेस के अलावा हाई एट्रिशन रेट, हाई एम्प्लॉय एट्रिशन रेट बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है या बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, प्रॉब्लम है जिसको हम कह सकते हैं। हालांकि अगर हम नॉलेज ड्रिवन इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे वो IT कंपनीज हो, चाहे वो फार्मा कंपनीज हो, जितनी भी नॉलेज ड्रिवन इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उन सारी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय एट्रिशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल माना जाता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल माना जाता है, क्योंकि जितनी भी नॉलेज ड्रिवन कंपनीज हैं वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल ही कंपनीज को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या कॉम्पिटिटिव एज देता है, चाहे वो रिसर्च डेवलपमेंट को लेकर के हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर के हो, चाहे वो ड्रग या वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर के हो। और अगर इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देखें तो इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पिछले कुछ टाइम से एम्प्लॉय एट्रिशन रेट जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रीजन से। कई सारे रीजन है जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसमें एम्प्लॉय एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज एम्प्लॉय एट्रिशन रेट? एम्प्लॉय एट्रिशन रेट इन सिंपल टर्म इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय लीविंग अ कंपनी in a particular period of time। तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से फॉर 1 year, फॉर 2 year, फॉर 3 year कंपनी से कितने एम्प्लॉय वॉलंटरी कंपनी को छोड़ करके जा रहे हैं। तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लगाती है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट लगाती है जब कंपनी, और जब एम्प्लॉय प्रोडक्टिव होता है अगर वो छोड़ जा रहा है तो कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस होता है एंड दैट इज वाई एवरी कंपनी वांट्स टू रिड्यूस द एट्रिशन रेट। और IT जो सेक्टर है वो बहुत टाइम से हाई एट्रिशन रेट को फेस कर रहा है, क्योंकि IT सेक्टर में बूम है, कई सारे जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही, ई-कॉमर्स इमर्ज हो रही, जिसकी वजह से हेड पोचिंग, हेड हंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इसके अलावा मून लाइटनिंग के भी केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट
हाई स्ट्रेस जॉब होती है आईटी सेक्टर में, नॉलेज ड्रिवन इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से कई बार जो है वो लार्ज सेक्शन जो लेबर फोर्स का है, स्पेशली अगर फीमेल्स की बात करें तो वो एग्जिट कर जाता है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से। तो इन सारे कुछ रीज़न की वजह से आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा हमें एट्रिशन रेट देखने को मिल रहा है। कई बार आईटी कंपनीज जो कई सारे मेजर्स भी अडॉप्ट करती हैं एट्रिशन रेट को रिड्यूस करने के लिए। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। नाउ इंडियन सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज आर एक्सपेक्टिंग टू सी अ शार्प ड्रॉप इन देयर एट्रिशन रेट इन अपकमिंग क्वार्टर्स। यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडियन कंपनीज जो हैं, स्पेशली जो आईटी कंपनीज हैं, वो लोअर एम्प्लॉय एट्रिशन रेट एंटिसिपेट कर रही हैं। करंटली उनका एट्रिशन रेट कितना है? 20% से प्लस। यानी अगर 100 एम्प्लॉय हैं कंपनी में तो हर साल 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंपनी छोड़ करके जा रहे हैं ऑन एन एवरेज। तो 20% एम्प्लॉय एट्रिशन रेट है, 20+% एम्प्लॉय एट्रिशन रेट है करंटली। और आगे आने वाले क्वार्टर में जो कंपनीज हैं वो 16% तक का इसको एंटिसिपेट कर रही है। यानी 4% का डिक्लाइन जो है वो कंपनीज एंटिसिपेट कर रही हैं इन एम्प्लॉय एट्रिशन रेट। और क्यों एंटिसिपेट कर रही है? एज अ इम्पैक्ट ऑन फायरिंग फ्रीज एंड रिट्रेंचमेंट टेक इफेक्ट। तो रिसेंटली फायरिंग्स जो हैं, जो हायरिंग्स हैं आईटी इंडस्ट्री में वो फ्रीज कर दी गई हैं। क्योंकि बिकॉज ऑफ द न्यू रिसेशनरी कंडीशंस इन वेस्टर्न इकोनॉमीज नए ऑर्डर्स नहीं हैं आईटी कंपनीज के पास। हम बोल सकते हैं जो नए ऑर्डर्स हैं वो थोड़ा सा रिड्यूस हुए हैं, जिसकी वजह से काम नहीं है। तो फिलहाल के लिए आईटी कंपनीज ने हायरिंग फ्रीज करके रखी है और रिट्रेंचमेंट्स भी कई हमें कंपनीज में देखने को मिला है। इन दो रीजंस की वजह से प्रोबेबली आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के क्वार्टर में हमें कम एट्रिशन रेट देखने को मिले। डेफिनेटली अगर हायरिंग ही नहीं हो रही है तो एक एम्प्लॉय एक कंपनी छोड़कर दूसरे कंपनीज में कम मूव करेंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मूवमेंट नहीं होगा। 16% का एट्रिशन रेट जो है वो कंपनीज इस फाइनेंशियल ईयर में भी एंटिसिपेट कर रही हैं। 50% ड्रॉप इन कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग एंड 8+10% प्लस pay hike across bands have resulted IT firms retaining the employees। तो कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग जो है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो आईटी कंपनीज हैं वो थोड़ा सा पे हाइक्स 8 से 10% का पे हाइक जो है वो ऑफर भी कर रही हैं तो एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए। But in spite of all these efforts, the companies continue to lose their employee to back offices, जो कि बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज रन करती हैं। तो उन ऑफिसेस की वजह से जनरली कम स्ट्रेस जॉब में जो इंडिविजुअल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो हैं वो कंपनीज जो है वो 60% का जो एम्प्लॉय एट्रिशन रेट है वो तो देखेंगे, विद 50% ऑफ देयर वर्कफोर्स ज्वाइनिंग फ्रॉम आईटी फर्म्स ओवर द पास्ट ईयर। तो बेसिकली अगर हम देखें कि जो आईटी फर्म से जो एम्प्लॉय छोड़कर जा रहे हैं वो जनरली बैक ऑफिसेस को ज्वाइन कर रहे हैं इन मल्टीनेशनल फर्म्स, क्योंकि वो स्ट्रेसफुल जॉब्स होती हैं। तो इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से अभी भी आगे आने वाली ईयर में जो एम्प्लॉयज़ वो ऐसा करेंगे, आईटी सेक्टर छोड़ करके, आईटी इंडस्ट्री को छोड़ करके एमएनसीज को ज्वाइन करेंगे, स्पेशली फॉर देयर बैक ऑफिसेज जॉब। तो ये तो पूरा सिनेरियो रहा आईटी इंडस्ट्री के एट्रिशन रेट के बारे में। लेट अस सी कि क्या एक्चुअली में एट्रिशन रेट रहता है फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, अर्निंग बूस्ट लिफ्ट्स अर्ली बुल रिजल्ट्स। तो फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स, अर्ली रिजल्ट जो आ रहे हैं, जो पब्लिश कर रही हैं कुछ कंपनी, यानी जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर है, क्वार्टर 4, उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो फिलहाल के लिए कुछ कंपनीज की जो अर्निंग ग्रोथ है उसमें पिकअप शो कर रहे हैं। सो डिस्पाइट अ स्लो डाउन इन रेवेन्यू ग्रोथ, जो कंपनीज का प्रॉफिट है, जो मार्जिन है, जो अर्निंग है वो इंक्रीज हुई है। तो रिवेन्यू ग्रोथ तो स्लो डाउन हुआ है क्वार्टर 4 और क्वार्टर 3 में, लेकिन अगर हम अर्निंग्स को देखें, मार्जिन्स को देखें, एक्चुअल प्रॉफिट को देखें या नेट प्रॉफिट को देखें तो उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा ये मानना है एनालिस्ट का कि बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन इनपुट कॉस्ट एंड लोअर प्रोविजनिंग फॉर बैड लोन्स बाई बैंक। तो बैंक्स ने इस बार अपने जो एनपीए है उसके लिए लोअर प्रोविजनिंग करी है। कंपनीज के लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो डिक्रीज हुई है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है इंस्टेड ऑफ डिक्लाइनिंग टोटल रिवेन्यू। तो कंबाइंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, 66 कंपनीज जिन्होंने अभी तक अपने अर्ली बोल्ड रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं, तो उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट रहा है उसके अकॉर्डिंग 15.2% उनका नेट प्रॉफिट रहा है, कंबाइंड नेट प्रॉफिट रहा है।
ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो पिछले साल के कंपैरिजन में 15% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है। अब पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 4.3% का इंक्रीज देखने को मिला है। किसमें? कंबाइंड नेट प्रॉफिट ऑफ ऑल 66 कंपनीज जिन्होंने अभी तक अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिए हैं। अगर नेट सेल्स ग्रोथ की बात करें इन 66 कंपनीज की, तो जो उनकी सेल है वो डिक्लाइन हुए 11.5% से इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, और ये पिछले 8 क्वार्टर का स्लोवेस्ट सेल रहा है, स्लोवेस्ट रेट रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल इंक्रीज। तो सेल में केवल 11% का हमें इंक्रीज देखने को मिला, जो कि पिछले साल से कम है। सेल्स जो है वो 11% ही रही। ये पिछले 8 क्वार्टर्स का लोवेस्ट पॉइंट है। तो ओवरऑल कंपनी की जो सेल है वो डाउन हुई है, रिवेन्यू जो है वो डाउन हुआ, बट इन कंपैरिजन टू सेल एंड रिवेन्यू जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में इनपुट कॉस्ट का डिक्रीज हुई है, और जो बैंकिंग है सेक्टर है उसमें लोअर प्रोविजनिंग हुई है। दिस इज द नेट प्रॉफिट इन द फास्ट लेन एंड नेट सेल इन मॉन्यूमेंटल लॉस। तो 8 क्वार्टर का सबसे लोएस्ट सेल का पॉइंट रजिस्टर हुआ, इसके बावजूद भी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग इनपुट कॉस्ट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रेलवेज मे हैव टू पंप इन ₹12K करोड़ फॉर फ्रेट कॉरिडोर। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DFCs के नाम से भी जानते हैं, और हमने कई बार डिस्कस भी किया कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय इंडियन रेलवे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। अभी रिसेंटली एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक DFS जो है वो रिसेंटली ऑपरेशनल हुआ है, उस न्यूज़ को भी हमने कवर किया था। आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर कहते हैं कि कौन सा ऐसा DFC है जो अभी रिसेंटली, या DFC का जो प्रोजेक्ट है वो रिसेंटली ऑपरेशनल हुआ है। PPP मॉडल का ही प्रोजेक्ट है वो। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है उसको अप्रॉक्सीमेटली 12,000 करोड़ का जो DFC है, 12,000 करोड़ का जो स्ट्रेच है DFC का, वो एक DFC उसको खुद से उसके लिए फंडिंग अरेंज करनी पड़ेगी, या खुद से उसको फंड करना पड़ेगा फ्रॉम इट्स ओन पॉकेट। ऐसा मानना है मल्टीपल सीनियर ऑफिशियल्स का जो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों करना पड़ा 12,000 करोड़, जहाँ जो इंडियन रेलवे है वो PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड को प्रमोट कर रही, वहाँ पर ये 12,000 करोड़ का जो स्ट्रेच है DFC है, जो 12,000 करोड़ का जो DFC है, इसको इंडियन रेलवे को खुद से क्यों डेवलप करना पड़ रहा है। तो अगर हम बात करें, आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ फेल्ड डेलिब्रेशंस, इंडियन रेलवे ने पिछले कई सालों से इसके लिए एक सूटर फाइंड आउट करने की, किसी कंपनी जो कि PPP मॉडल में पार्टिसिपेट कर ले उसको फाइंड आउट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। व्हाट इज सूटर? सूटर इज बेसिकली अ प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ अ बिजनेस और अ कॉर्पोरेशन। तो बहुत टाइम से जो इंडियन रेलवे है वो एक सूटर की हंट में लगी थी, पर प्रॉबली टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिसिपेंट जो है वो इंडियन रेलवे को नहीं मिल पाया है। फॉर दिस पर्टिकुलर DFC 12,000 करोड़ का जो स्ट्रेच का जो DFC है उसके लिए कोई भी ऐसा अवेलेबल या प्रोस्पेक्टिव बायर या कंपनी नहीं मिली है जो इस पर्टिकुलर PPP मॉडल में पार्टिसिपेट करे, एंड दैट इज व्हाई अ प्रपोजल वाज मूव टू इंडियन रेलवे टू कंस्ट्रक्ट अप्रॉक्सीमेटली 370 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन सोननगर एंड न्यू अंडल थ्रू रेलवे ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। और काफ़ी टाइम से जो DFC है ये पोस्टपोन चल रही थी, क्योंकि जो इंडियन रेलवे था वो सूटर को हंट कर रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी ऐसी कंपनी जो नहीं मिली है इंडियन रेलवे को जो इस पर्टिकुलर DFC में पार्टिसिपेट करे, जो कि सोननगर से लेकर के न्यू अंडल तक बनाया जा रहा है। तो जो DFCC के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, DFCC मीन्स डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनका ये मानना है कि बेसिकली जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो ये प्रोजेक्ट था, जो कि 538 किलोमीटर स्ट्रेच तक फैला हुआ है, यानी सोननगर, बिहार, दानकुनी, वेस्ट बंगाल तक इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्ट्रेच किया गया। तो ऐसा कहा जा रहा था कि दिस वॉज द रेलवेज हाई वाटर मार्क प्रोजेक्ट इन मोनेटाइजिंग ऑपरेशन, और ये प्राइवेट प्लेयर को अलाउ करेगा कि दैट मे अर्न द बेनिफिट फ्रॉम द ट्रैफिक ऑन द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इट मीन्स ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जितना भी जो ट्रैफिक है, स्पेशली सोननगर और वेस्ट बंगाल के बीच में, उन सब से जो भी रिवेन्यू ऑन होता है वो प्राइवेट प्लेयर को अर्न होता है अगर प्राइवेट प्लेयर इस पर्टिकुलर DFC में पार्टिसिपेट करते। लेकिन एज ऑफ नाउ किसी भी प्राइवेट प्लेयर या सूटर को फाइंड आउट नहीं कर पाई है इंडियन रेलवे, and that is why now Indian Railway is planning to construct this DFC by their own pocket as of the
करंट सिचुएशन। तो 75% जो प्रोजेक्ट का है दैट इज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC मोड में जो है वो इंडियन रेलवे करने जा रही है फॉर दिस ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि सोननगर से लेकर के वेस्ट बंगाल तक स्ट्रेच किया गया। सो दिस इज द मिसिंग PP ट्रेन। तो इसमें फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर ईस्टर्न फ्रंट पे गवर्नमेंट को या इंडियन रेलवे को कोई एक प्रॉपर या एप्ट ट्यूटर नहीं मिला है। 2019 में इंडियन रेलवे ने ये एम्बिशियस प्लान जो था वो लॉन्च किया था टू डेवलप द मार्क्यू स्टेशंस लाइक न्यू दिल्ली मुंबई अंडर द PPP मोड दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड एंड दिस इज द टाइमलाइन। 2020 में क्या हुआ, देन 2021 में। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट एज ऑफ नाउ स्टेटस क्या है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स में तो हमें मिल गया है प्राइवेट पार्टनर्स, बट कुछ प्रोजेक्ट्स में अभी भी प्राइवेट पार्टनर्स जो है वो मिसिंग है और जिसकी वजह से अब इंडियन रेलवे को खुद प्रोजेक्ट्स वो डेवलप करने पड़ रहे हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ग्रोथ मोमेंटम मे हैव सस्टेन इन क्वार्टर। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की परफॉर्मेंस देखें इंडिया में, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर मीन्स Q4 के जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स उनके अकॉर्डिंग अगर उनकी परफॉर्मेंस को देखें Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ मोमेंटम इंडियन इकोनॉमी में स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, दिसंबर क्वार्टर से, यानी Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर से जो ग्रोथ मोमेंटम स्टार्ट हुआ तो वो आगे भी यानी Q4 में भी कंटिन्यू है। सो व्हाट इज दिस हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर? Generally, it is also called as high frequency economic data. It is basically a daily measure of the financial health or well-being of a country, region or individual market and translates into insights on how customers, how companies are thinking about own finances and economy at a एंड लॉन्ग टर्म में हम जनरली कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, स्टेबिलिटी, बजट इन सबको देखते हैं फॉर गेनिंग द इकोनॉमिक ऑफ हेल्थ और फॉर measuring the economic health, financial health of any country. But high frequency indicator जो होते हैं डेली बेसिस के इंडिकेटर होते हैं जिनको देख करके हम एक शॉर्ट टर्म में ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो इकोनॉमी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसी को लेकर के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि अगर Q4 की हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का डेटा देखें तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो Q4 की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो Q3 के अकॉर्डिंग, Q3 में जो ग्रोथ स्टार्ट हुई थी वो अभी भी ग्रोथ मोमेंटम अभी भी मेंटेन है। फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ पोस्टेड अ ट्वीट अबाउट सीतारमन स्पीच, बट जो फुल स्पीच रिट्रीव हुई है, कौन सी स्पीच, जो बेसिकली इस मीट में हुई थी, वर्ल्ड बैंक IMF स्प्रिंग मीट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्पीच कही थी, अगर उस स्पीच को फुल रिट्रीव करके बिजनेस स्टैंडर्ड ने बेसिकली कुछ की इन्फॉर्मेशन निकाली है और उसी को लेकर ये कहा गया है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने उस पर्टिकुलर मीट में बोला है कि इंडिया के Q4 में जो ग्रोथ मोमेंटम है वो कंटिन्यू है, अभी भी कोई भी इकोनॉमी में डिक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा। एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस NSO जो कि May 31 को अपना डेटा रिलीज करेगा फॉर मार्च क्वार्टर, जो कि GDP का डेटा रिलीज होगा मार्च क्वार्टर का, तो उसके उस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिट्रीव किया है कि जो GST कलेक्शन रहा है मार्च में अप्रॉक्सीमेटली 1.4 ट्रिलियन का रहा है, अप्रॉक्सीमेटली $21.5 बिलियन का GST कलेक्शन हुआ जो कि 12 महीनों के से हाईएस्ट पॉइंट पर रहा है, यानी एक रिकॉर्ड हाई GST कलेक्शन हुआ। GST कलेक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। इसके अलावा जो ई-वे बिल जनरेट होते हैं वो भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं, ट्रैफिक जो होता है वो भी हाई, या बोल सकते हैं जो फुटफॉल देखने को हमें मिलता है डिफरेंट एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर, वो भी एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होता है। तो एज पर द NSO डेटा जो कि आगे आने वाले May 31 को रिलीज होगा, उसके अकॉर्डिंग अभी 1.4 ट्रिलियन का GST कलेक्शन हुआ है मार्च क्वार्टर में, जो कि 12 महीनों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो डिमांड कंडीशंस जो हैं वो अभी भी कंडीसिव बनी हुई हैं, जो इंडियन इकोनॉमी में आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ को सस्टेन करेगा। इसके अलावा रोबस्ट ट्रैक्टर एंड ऑटो सेल्स जो है वो भी एक पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं। हाई UPI ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी एक पॉजिटिव या डबल डिजिट जो ग्रोथ रेट है वो सब पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स अगर हम इनको देखें तो चाहे वो ऑटो सेल हो, चाहे UPI ट्रांजेक्शन हो, डबल डिजिट जो क्रेडिट ग्रोथ रेट हो, डिमांड कंडीशंस हो, ऑल दीज आर बेसिकली इंडिकेटिंग द अपकमिंग इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी as said by our finance minister into the spring meeting of International Monetary Fund and World Bank, जिसकी कॉपी बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिट्रीव करी। हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल पब्लिकेशन गवर्नमेंट के साइड से नहीं हुआ। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। क्लच ऑफ फंड हाउसेस इन स्पॉट ओवर टैक्स क्रेडिट,
क्लेम। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस, जिसको हम DGGI भी बोलते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 म्यूचुअल फंड जो कंपनीज हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जो मुंबई और कोलकाता में बेस्ड हैं, उन पर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉबिंग लॉन्च करने जा रहा है। फॉर व्हाट? फॉर एलिज्ड रॉन्गफुल claims and availing of input tax credit during this financial year। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के बहुत सारे एलिगेशंस हमेशा से लगते आए हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हो चाहे वो कंपनीज हो, कि फेक जो रिसीट है वो जनरेट करके कंपनीज जो है वो फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रही हैं। तो उसी को लेकर के म्यूचुअल फंड कंपनी, 7 से 8 म्यूचुअल फंड कंपनी जो कि मुंबई कोलकाता में स्टैब्लिश है, उन पर इन्वेस्टिगेशन या प्रॉबिंग लॉन्च कर दी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस ने। फाइनेंशियल ईयर 2017 और 18 में उन्होंने कुछ कॉस्ट एलोकेशन या कैपिटल एक्सपेंडिचर शो किया था अपने बुक्स में फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम GST, और उसी को लेकर के ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो लॉन्च किया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उन पर जो टैक्स लायबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 5,000 से 1,000 करोड़ तक की हो चुकी है। और DGGI का ये क्लेम है कि जो टैक्स क्रेडिट जो क्लेम किया गया है ऑन एक्सपेंसेस दैट वाज मच हायर देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो 1 महीने में ये रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद कंपनीज को शो कॉज नोटिस जो है वो सब्सिक्वेंटली इशू किया जाएगा। सो लेट अस सी इसका एक्चुअली में प्रॉबिंग का क्या रिजल्ट आता है, क्या फाइंडिंग आती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। लिस्टेड गवर्नमेंट फर्म्स कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹2,900 करोड़ टू PM केयर्स। Many of you might be knowing about this PM केयर फंड, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो PM फंड जो कि रिसेंटली क्रिएट हुआ था, जिसमें कोविड और अदर कैलेमिटीज से जो फंड गवर्नमेंट रिलीज करती है फॉर हेल्पिंग द सोसाइटी, उसके लिए इस पर्टिकुलर फंड को जनरेट किया गया था। और इसमें कंपनीज को बोला गया था कि वो PM फंड में या इंडिविजुअल जितना चाहे उतना अमाउंट जो है वो डोनेट कर सकते हैं। और एज पर द रीसेंट इन्फॉर्मेशन, ये पहली ऐसी रिपोर्ट जो वो पब्लिश हुई जहाँ पर ये बताया गया कि PM फंड जो केयर फंड है उसमें कितनी एलोकेशंस हुए। तो अभी एज पर द रीसेंट इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट रन फर्म्स हैं उन्होंने मेजॉरिटी डोनेशन किए हैं। जो गवर्नमेंट रन फर्म्स अकाउंटेड फॉर मेजॉरिटी ऑफ डोनेशंस एंड लिस्टेड एंटिटी मेड टू द PM केयर। तो जो लिस्टेड गवर्नमेंट फंड्स हैं, जो लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 2,900 करोड़ का डोनेशन किया है PM केयर फंड में। तो 2019 से लेकर के 2022 यानी इस ड्यूरेशन में एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये सारी कंपनीज जो हैं गवर्नमेंट ओन कंपनीज NSE में लिस्टेड थी और उन्होंने 2,900 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली 57 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट स्टेक जो है, सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो PM केयर फंड में डोनेट किया है। एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 59% ऑफ टोटल डोनेशन है। टोटल डोनेशन अगर 100 रुपये का डोनेशन आए जिसमें से 59% डोनेशन इन जो ये स्टेट गवर्नमेंट रन बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट फर्म्स हैं, गवर्नमेंट फर्म्स हैं, बिजनेस हैं, इन्होंने किया। अप्रॉक्सीमेटली 57 कंपनीज ऐसी हैं जो कि NSE में भी लिस्टेड थी, गवर्नमेंट रन भी थी, इन्होंने 59% का कॉन्ट्रीब्यूशन PM केयर फंड में किया। टोटल डोनेशन कितना था? 4,910.5 करोड़ टोटल डोनेशन मिला है PM केयर फंड को फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड, जिसमें से हम देख सकते हैं 2,900 करोड़ का डोनेशन केवल और केवल इन 57 कंपनीज ने किया है। और अगर टॉप 5 डोनर्स की बात करें तो टॉप 5 डोनर्स में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, NTPC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये टॉप 5 डोनर रहे हैं। और हम देख सकते हैं इनके कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है PM केयर फंड में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। UK पैनल में फील प्रेशर ऑन नॉन टैरिफ बैरियर्स इन FTA। तो इंडिया और UK के बीच में जो FTA नेगोशिएशन चल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो नेगोशिएशन चल रहा है, उसको लेकर जो UK है दैट मे बी अंडर द प्रेशर टू गिव ग्राउंड ऑन नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू सिक्योर द मार्केट एक्सेस फॉर इट्स बिजनेस इन इंडिया। एंड दिस इज वाई दिस इज बिकॉज टैरिफ इन इंडिया आर हायर कंपेयर टू UK। और अगर इंडिया के एक्सपोर्ट की बात हो तो अप्रॉक्सीमेटली 60% इंडिया का जो एक्सपोर्ट है UK में वो टैरिफ फ्री है इन अदर कंट्रीज़ में, जबकि UK में अगर बात हो तो UK में केवल 3% का जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो टैरिफ फ्री है। दैट इज़ वाई ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेकर के UK जो है वो अंडर प्रेशर हो सकता है इंडिया के केस में। सो लेट अस सी क्या ये नेगोशिएशन कितना आगे बढ़ता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नो प्रपोजल टू रेगुलेट फिनफ्लुएंसर्स क्लैम्प डाउन ऑन पॉम्जी ऐप इन द वर्क। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने संडे को बोला फिलहाल के लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो अभी किसी भी ऐसे प्रपोजल पर काम नहीं कर रही जहाँ पर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को
जिसको फिनफ्लुएंसर्स भी हम बोलते हैं कॉमन पार्लांस में। तो फिलहाल के लिए ऐसे जो इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया के, जो किसी भी तरह के पॉन्जी ऐप्स को प्रमोट करते हैं फाइनेंस या किसी भी फाइनेंस रिलेटेड या फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड ऐप को, उनको रेगुलेट करने के लिए फिलहाल के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी भी पर्टिकुलर प्रपोजल पर काम नहीं कर रही है। बट हाँ, जो ऐसे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको वार्न जरूर किया है कि वो कोई भी एडवाइस देने से पहले, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस को देने से पहले प्रॉपर कॉशन है। रिसेंटली हेल्थ को लेकर क्लेम करने, हेल्थ को लेकर के जो सजेशंस दिए जाते थे, जो एडवाइस देने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स थे, उनको कब किया गया है, उन पर रेगुलेशन लाया गया। तो उसी एस्पेक्ट में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि प्रोबेबली इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के भी कोई रेगुलेशन आएगा। बट फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी रेगुलेशन नहीं आया। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को लेकर भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि जब तक कि कोई ग्लोबल कंसेंसस नहीं बन जाती क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, तो किसी भी तरह का जो कब है, किसी भी तरह का रेगुलेशन है, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो एज ऑफ नाउ, no any regulation, strict regulation on cryptocurrency as well as the influencers who clamp down on Ponzi apps. तो लेट अस सी कि आगे एनुअल टाइम में क्या ऐसा कोई क्लेम या ऐसा कोई रेगुलेशन आता है या नहीं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। फॉर फ्री बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर यू कैन विजिट दिस वेबसाइट, फॉर फ्री मिंटी पेपर यू कैन विजिट दिस वेबसाइट। अपार्ट फ्रॉम इट, फॉर डेली headlines you can join me on Telegram channel. If you like the initiative, please share it among your friends and network. Like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.